कॉन्सेंट्रेशन सेल तो डन हो गया था हमारा। इसमें एक छोटी सी बात और सीख लो कि अगर कभी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू SH दे रखा हो या फिर कोई हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन, तो पीएच का फॉर्मूला क्या ड्राइव करना है। वैसे तो बच्चों को मैं जनरल सजेस्ट करता हूं कि आपने इसके फॉर्मूले को याद ही कर लो, क्योंकि पेपर में भी तो डेरिवेशन थोड़ी करोगे बैठकर। तो जैसे उसने आपको SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो, SOP देखो ना, हाइड्रोजन टू H+, ये ऑक्सीडेशन है, और रिडक्शन दे रखा हो यहाँ टू H+ से 0। तो बड़ा सिंपल सा काम करना चाहिए आप लोगों को, फॉर्मूला चेक कर लो बस। फॉर्मूले में क्या दे रखा है, फॉर्मूला दिख रहा होगा आप लोगों को, पीएच इज इक्वल टू ई सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। बस इस फॉर्मूले को याद कर लो। डेरिवेशन है लेकिन मुझे लगता है एग्जाम के लिए इसकी नीड है नहीं, 12वीं लिखने तुम जा नहीं रहे। तो SOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो तो डिवाइडेड बाय 0.0591, और रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हो तो माइनस SRP बाय 0.0591। इससे आप उस सेल का पीएच कैलकुलेट कर पाओगे। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल समझ में आ गया है, आपको पीएच का फॉर्मूला अगर समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। अब इस चैप्टर का अगला पार्ट शुरू हो रहा है भाई, जिसको बोलते हो आप लोग क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिसन केयरफुली भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, क्लियर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना, जो वेरी फर्स्ट डे से आपको बताता आ रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने पक्का आरपीएस असाइनमेंट बुकलेट ऑफ द रेडॉक्स चैप्टर डन कर लिया है। वैसे कल का सीन तो यही बन रहा था कि आपने कर लिया है ना? ओके यस अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी हमने एक पेज तो कर ही लिया, इसकी आरपीएस भी अब ट्राई करना शुरू कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस मोस्ट प्रोबेबली आज हम डन कर देंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस मोस्ट प्रोबेबली आज हम डन कर देंगे। ठीक है जी, शुरू करूं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और इसके जो सेल यूज होएगा, इसके लिए जो सेल यूज होएगा उसको बोलोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन इस सेल में ना एक्सटर्नल एनर्जी लगातार 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 सप्लाई रखनी पड़ेगी आपको। दैट्स वाई ये कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कौन था, पिछले वाला। इसमें जिस टर्मिनल को आपने नेगेटिव से जोड़ दिया वो कैथोड, जिसको पॉजिटिव से जोड़ दिया वो एनोड। और आप समझते हो केटायन ऑलवेज मूव टुवर्ड्स कैथोड, नाम ही ऐसे रखे हुए, एनायन मूव टुवर्ड्स द एनोड। इसको समराइज करूं 30 सेकंड में, सेल विच इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या काम करेगा, इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। अच्छा जी, इसमें जो केटायन बनेगा बच्चे इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग, वो कैथोड पे जाएगा, जो एनायन बनेगा वो एनोड पे जाएगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आए तो मुझे इसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पार्ट पे मूव करना है। आप समझते हो, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव कितना मास रिलीज हुआ, क्वांटिटी, और एक होता है क्वालिटेटिव, कौन कहां रिलीज हुआ। ठीक है जी, वन इज क्वांटिटेटिव, सेकंड इज क्वालिटेटिव। तो मैं फिलहाल आपको क्वालिटेटिव की तरफ, सॉरी क्वांटिटेटिव की तरफ लेके जा रहा हूं, क्वांटिटी। तो इसके लिए मेरे पास फैराडेज का फर्स्ट लॉ और फैराडेज का सेकंड लॉ है। मेरे पास फैराडेज का फर्स्ट लॉ और फैराडेज का सेकंड लॉ है। अच्छा जी, तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ के बारे में समझ लें। फर्स्ट लॉ में क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ कोई आपने इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, जब भी आप कोई डिपोजिटेड मास की बात कर रहे हो, मान लो केटायन कैथोड पे डिपोजिट हो रहा है, केटायन कैथोड पे डिपोजिट हो रहा है, केटायन कैथोड पे डिपोजिट हो रहा है, या एनायन एनोड पे रिलीज हो रहा है, जो भी उसने कहा जितनी डिपोजिटेड मास है ना, जितनी देर तक चार्ज 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 मतलब करंट टाइम करंट टाइम करंट टाइम करंट टाइम पास करते रहोगे, फ्लो करते रहोगे, उतना ज्यादा डिपोजिशन हो जाएगा। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IT, I फॉर करंट, T फॉर टाइम, दोनों का मल्टीप्लाई। 9वीं से पढ़ते आ रहे हो, Q चार्ज। यस सर। ठीक है जी, तो Yes, W डायरेक्टली टू Q, W डायरेक्टली टू IT, और जो ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है,
क्लियर। यहां मेरे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, बच्चे समझदार हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हमने क्या बोलना है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। चैप्टर का नाम बोल दो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इक्विवेलेंट बोल दो, याद हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं एक बात, इफ यू वांट टू डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, देन यू शुड नो अबाउट द जेड आल्सो। जेड के बारे में नहीं पता तो हमारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। और जेड है क्या, ये मेरे पास मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर है, एन फेराडेज है, डब्ल्यू मोलिकुलर वेट एम डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एन एफ, एन एफ, एन एफ। एन कौन हुआ, एन फैक्टर, एफ कौन हुआ, फेराडेज। अगर आपको पता है, वैसे पता क्यों नहीं होएगा, दो दो चैप्टर आपने बढ़िया वाले पढ़े हुए। हाँ, नाम था मोल कॉन्सेप्ट, उस दूसरे का नाम आपके पास है सॉल्यूशन। मोलिकुलर वेट बाय एन क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। हाँ जी बिल्कुल, तो ये मैंने इक्विवेलेंट वेट लिख दिया है, डिवाइडेड बाय फेराडेज है। तो Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाय F। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, मास डिपोजिटेड मोलिकुलर वेट बाय NF इंटू IT। और अगर किसी को मास बाय मोलिकुलर मास लिखना मिल जाए, मास बाय मोलिकुलर मास, मास बाय मोलिकुलर मास, तो क्या बन जाएगा वो, मोल। मोल। तो सोचो पहला फॉर्मूला, अगर मैं इसमें एक पेज ऐड करूं तो पहला फॉर्मूला W इज इक्वल टू ZIT, दूसरा फॉर्मूला W इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट NF IT, तीसरा फॉर्मूला W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, हाँ, बाय F IT। और फोर्थ फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू IT बाय NF। इसको यहां डिवाइड कर दिया तो मोल इज इक्वल टू IT बाय NF। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है बच्चे, कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको आरपी असाइनमेंट बुकलेट में इकट्ठे करके। वो कहेगा जी NiCl डिपोजिटेड मास की बात करेगा, वो कहेगा मोल्टन NaCl, मोल्टन CaCl2, मोल्टन AlCl3 या Al2O3, मोल्टन SiCl4। क्लियर, इन सब में मैंने सेम चार्ज फ्लो किया, तो बताओ मोल रेशो क्या है। मैंने कहा जी सबके फॉर्मूले लिख लेते हैं, IT बाय NF, बाद में ट्रिक लगा लेना, मोल निकाले और 4 सेलों और सेम चार्ज फ्लो कर रहा हो, IT बाय NF। क्लियर, IT बाय NF, IT बाय NF। ठीक है जी, 1 फेराडेज 1 फेराडेज 1 फेराडेज, IT 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 सब में 1 फेराडेज डाल दिया, F F F F सबका कट गया, तो 1 बाई एन 1 बाई एन 1 बाई एन 1 बाई एन, एक का 1 बाई एन 1 है, एक का 1 बाई एन 1 बाई 2 है, एक का 1 बाई 3 है, एक का 1 बाई 4 है। अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली फॉलो कर पाए, 4 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थे, चारों में मोल्टन सोल्ट डले हुए थे, चारों में सेम चार्ज IT 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 फ्लो कर दिया, बताओ किसका कितना मोल डिपॉजिट हुआ। कहते जी IT बाय NF, IT सब में सेम रखा, कैंसिल हो गया, F बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो गया, तो N N N ही डिटरमाइनिंग फैक्टर बनेगा। यस सर। ठीक है जी, तो किसी सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो जी 12643, ये डिपॉजिटेड मास आ गया, डिपॉजिटेड मोल आ गया आपके पास। क्या आप नींद में हैं? नो सर। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। लो जी, तो मैंने आपको बताया मेरे पास फॉर्मूलों का कलेक्शन हो गया। मैं फिर आपसे बोलता हूं, शायद आपको ये लाइन रट्टी गई होगी, जब भी फिजिकल केमिस्ट्री चले तो उसके फॉर्मूलों का कलेक्शन करना सीखो, इज इक्वल्स टू मेडिकल एग्जाम। सिंपल सी लाइन है, WZIT, W मोलिकुलर वेट बाय NF IT, W इक्विवेलेंट वेट IT बाय F, और अगर मोल निकालने हो तो IT बाय NF। इसी में से क्वेश्चन निकलते रहेंगे। टाइम सेकंड्स में होएगा। F आपको पता है, पीछे बता दिया था, 1 फेराडेज इज इक्वल टू 96,500, 1 फेराडेज इज इक्वल टू 96,500, आपको याद होएगा कूलम। हाँ जी, 96,500 कूलम्स। क्लियर है, इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट करके बताऊं या क्लियर है? क्लियर है। चलो अच्छी बात है जी। तो अब मेरे पास इसमें से और कोई ढंग का क्वेश्चन तो निकलने से रहा। तो मैं अब आपको सेकंड लॉ ऑफ फेराडेज की तरफ लेके चलता हूं, जिसको ऑलरेडी तुम मेरे साथ पढ़ चुके हो। चैप्टर का नाम हुआ करता था मोल कॉन्सेप्ट। ये सेम बात मैंने वहां भी पढ़ाई थी आपको। क्या बताया था जी,
दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, आपने कहा ठीक है जी, इनको कनेक्ट कर दो सीरीज में, आपने कहा ओके, इनमें सेम चार्ज फ्लो करवाओ, सेम चार्ज फ्लो कराओ, सेम चार्ज क्यू क्यू क्यू, सेम करंट सेम टाइम तक फ्लो कराओ, तो जो डब्ल्यू है, आपने कहा जी अभी तो बताया था आई टी सेम कर दिए, एफ कैंसिल हो गए, तो जितना डिपोजिशन है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो जाना है। मतलब अगर इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है तो डिपोजिशन ज्यादा, इक्विवेलेंट वेट कम है तो डिपोजिशन भी कम होएगा। तो अगर मैं इस तीनों सेल में कॉपर सल्फेट, AgNO3, मर्क्यूरी क्लोराइड डाल के रखता हूं, तो कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 है, एन फैक्टर 2 है, सिल्वर अच्छी तरह याद होएगा 108 है, बाय 1 है, मरकरी 200/2 है। तो सबसे ज्यादा किसका इक्विवेलेंट वेट आया? सिल्वर का, और सबसे ज्यादा डिपोजिशन भी वही उसी का हुआ। और इसी को टारगेट करके हमने एक फॉर्मूला बनाया था, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें तो याद होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, E1/E2 इज इक्वल टू W1/W2। यस सर। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर आपके पास इस पूरे पेज पे दो बातों का डिस्कशन है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ का मतलब क्या हुआ, जितना चार्ज ज्यादा उतना डिपोजिशन ज्यादा, चार फॉर्मूले मेरे पास निकल कर आ गए। उसके बाद दूसरा क्या, जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा उतना उसका डिपोजिशन ज्यादा, ये दूसरी बात थी। यस सर। कंफ्यूजन हो तो डिस्कशन हो सकता है। कुछ नहीं है कंफ्यूजन। चलो अब हम इसके क्वालिटेटिव पार्ट पे चलते हैं। अब हम इसके क्वालिटेटिव पार्ट पे चलते हैं। तो क्वालिटेटिव में मुझे समझना क्या है, क्वालिटेटिव समझ गए ना। पहले अभी तक क्या था, कौन कितना डिपॉजिट हुआ, अभी तक क्या था, कौन कितना डिपॉजिट हुआ, समझ पा रहे हो। और अब पता है क्या है, डिपॉजिट कौन हुआ, क्वालिटी, हाइड्रोजन हुआ कि ऑक्सीजन हुआ, मरकरी हुआ, सिल्वर हुआ, हाइड्रोजन हुआ, कौन डिपॉजिट हुआ। पहले था कितना डिपॉजिट हुआ, उसके लिए फॉर्मूले बनाए, फेराडेज फर्स्ट, फेराडेज सेकंड। और अब हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में हमारे पास फंडामेंटल क्या है, नंबर 1 मैकेनिज्म, एक केटायन होएगा कि एनायन होएगा, केटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड, केटायन कैथोड की तरफ चलेगा, एनायन एनोड की तरफ चलेगा। केटायन ने जाकर इलेक्ट्रॉन लूज करने, और आपको बार बार बताया था कैथोड पे बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा होता है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो Na एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन चेंज टू Na, क्लोराइड लूजेज इलेक्ट्रॉन चेंज टू क्लोरीन। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लो, लिटिक सेलो। कोई सेल लो, ऑलवेज 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 हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को तो बहुत टाइम लगाया हमने, अप्रोक्सीमेट 2 क्लासेस ही लगा दी है मेरे ख्याल में। हाँ, बाकी तो रेडोक्स था, ऑक्सीडेशन नंबर था, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट था, N1M1V1, उसके क्वेश्चन भी तुमने उठा ही लिए बुकलेट से सारे, इक्का दुक्का ही पूछा, ज्यादा तो तुमने कोई डिस्कशन किया भी नहीं, मतलब कर लिए होंगे पक्का। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होएगा चाहे कोई भी सेल लो। अच्छा जी, अब मैकेनिज्म के बाद कैथोड एनोड पे जाने के बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको बोलते हो प्राइमरी चेंज। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, बोलते हैं प्राइमरी चेंज, और अगर क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। मतलब इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज को प्राइमरी चेंज। और आगे अगर कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा हो, जैसे Cl का एटम Cl2 में बदल गया, Cl का एटम Cl2 में बदल गया, क्लोरीन का एटम क्लोरीन Cl2 में बदल गया, H का एटम H2 में बदल गया, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा तो मैं वापस पढ़ा दूं सब कुछ। आ गया सर समझ। पक्की आ रहा है बात, समझ। चलो अच्छी बात है। तुमने चाय नहीं पी लगता आज, या अभी सो रखे हो, नहीं पी ली। सर, पीते ही नहीं हम चाय। नितिका नहीं पीती, हम कैसे कह सकती हो तुम ना, तुम्हारी पूरी क्लास में कोई तो पीता होएगा। सर मैं अभी नहीं पीती। मेधा भी नहीं तो पीती है, 2 हो गए।
2 है। साक्षी तो बन पक्का गया। सुबह सुबह 3 कप चाय पीती है। पहले एक कप पी लिया। वो देखो चाय पीने वाला बंदा एक निकल आया ना। सर मैं भी पीती हूँ। हाँ देखो, ये इसके इसके अलावा मुझे लगता है वो भी कीरत भी पीती है चाय। नो सर, दूध पीती हूँ। ओके, 3 लोग अब बिना चाय वाले हो गए ना। 2 बच्चे चाय पीने वाले हो गए। और आराध्या का क्या हाल है? और गुरमन का? चलो, मतलब अब नशे वाले लोग कम है हमारी क्लास में ना। यस सर। चलो जी, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चाय का क्या पीना आप पीते हो? है? अरे आप हम तो मास्टर लोग हैं। हम तो चाय से चलते हैं। उतनी नहीं पीता जितने मेरे साथ रहने वाले ज्यादा प्रोपोर्शन में पीते हैं। वो तो हर क्लास के बाद पीते हैं। मैं सुबह उठ के और कभी कभी शाम को, बस। मतलब हैबिचुअल नहीं है। नहीं तो हमारे तो यहाँ हर क्लास के बाद, हर क्लास के बाद, हर क्लास के बाद चाय। जी ये तो है। ये तो खतरनाक है। हाँ जी। तो फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस एक जनरल बात चल रही थी आपसे, आपको थोड़ा सा रनिंग लाने के लिए। अगर आपको पीछे उसका क्वांटिटेटिव पार्ट समझ में आया, मैं चाहता हूं ना कि लास्ट के 10-12 मिनट में ना मैं क्वेश्चंस करवा दूं आपको, जिससे थोड़ा सा ना इलेक्ट्रोलाइसिस पे भी आप हाथ डाल पाओ क्वेश्चन करने में, हमारी बुक के क्वेश्चन को। तो पहले आरपीएस असाइनमेंट एक सीक्वेंस बना लिया करो। पहले आरपीएस असाइनमेंट किया करो, देन बुकलेट किया करो। नहीं तो आरपीएस तो एटलीस्ट किया ही करो पहले, ठीक है? उसे कॉन्सेप्ट खुल जाता है तुम्हारा। तो सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब जो क्वालिटेटिव पार्ट है ना बच्चे, कौन कहाँ रिलीज हो रहा है, उस बात को अगर जानना हो तो हमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन, ओवर वोल्टेज, इन सब बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। और वैसे अभी जितने एग्जाम्पल आ रहे हैं ना, वहां ज्यादा समझ में आएगा। पहली बात कर रहा हूं आपसे, पहली बात कर रहा हूं, ये मेरे पास पहली बात कर रहा हूं। पहली बात है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ध्यान से सुनना। अगर ये इनर्ट है, कर क्या रहे हो, मैं इलेक्ट्रोलाइसिस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये सिखा रहा हूं। ओके, सबसे पहले मैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड सिखा रहा हूं। उसमें अगर इलेक्ट्रोड इनर्ट है तो उसने कभी भी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस पार्टिसिपेट नहीं करना। बस केटायन एनायन एनायन केटायन उस पर जाकर डिपॉजिट डिस्चार्ज होते रहेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ओके, अगर एक्टिव होएगा ना, ऐसे ढेरों एग्जांपल आएंगे, कॉपर का इलेक्ट्रोड, सिल्वर का इलेक्ट्रोड, ये ना पार्टिसिपेट करते हैं। मर्करी का इलेक्ट्रोड, ये पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के अंदर। क्लियर? तो वहां एक्टिव पार्टिसिपेशन होएगा एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का। दूसरी बात, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या जी, बात को ध्यान से सुनना। ये डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात चलेगी, और बच्चों को मैं इसको बोलता हूं क्रैम मत करना, समझना। पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर डिस्चार्जिंग, दूसरी बार डिस्चार्ज पोटेंशियल, पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर डिस्चार्जिंग। जब किसी को ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा डिस्चार्ज के लिए, सुनते रहे ना, जब किसी को ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा डिस्चार्ज के लिए, तो गारंटी लिखवा लो उसकी डिस्चार्जिंग की टेंडेंसी कम हो जाएगी। उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, उसको पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, उसको वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो भाई साहब डिस्चार्ज कम होंगे। तो कभी भी डिस्चार्ज पोटेंशियल किसी का ज्यादा हो, अगर किसी का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा हो, तो खट से आंसर देना, सर ये डिस्चार्जिंग टेंडेंसी कम शो कर रहा है, लेस शो कर रहा है। यस सर। क्लियर ना? और अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मैं H2SO4 डाइल्यूट लेके चल रहा हूं या कॉन्सेंट्रेट। अगर मैं डाइल्यूट लेके चल रहा हूं ना तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनते हैं। अगर मैं कॉन्सेंट्रेट लेके चल रहा हूं ना तो H2S2O8 परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल एसिड बनता है। क्लियर? अगर NaCl मैं डाइल्यूट लेके चल रहा हूं और NaCl में कॉन्सेंट्रेट लेके चल रहा हूं, तो बड़ा फर्क है कि कौन क्या बनेगा। अभी थोड़ी देर में 10-11 एग्जांपल है, सारे मैं प्रूव करने वाला हूं बोर्ड पे। और एक होता है ओवर वोल्टेज, एक होता है ओवर वोल्टेज। हम जनरली कैलकुलेशन करके रखते हैं कि गिवन आयन को इतना वोल्टेज चाहिए, अगर वो उससे भी डिस्चार्जिंग शो ना कर रहा हो, देन वी रिक्वायर्स द एक्स्ट्रा 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 वर्क। उसी को बोलते हैं ओवर पोटेंशियल, उसी को बोलते हैं ओवर वोल्टेज। ये वैसे ना मैंने देखा किस पे काम करता है, हाइड्रोक्साइड पे। हाइड्रोक्साइड को जितना वोल्टेज एक्चुअली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड होता है ना, उतना दे दो तो भाई साहब डिस्चार्ज ही नहीं होते। दैट रिक्वायर्स ओवर वोल्टेज। तो सारी बातें इंपॉर्टेंस रखती हैं, नेचर इलेक्ट्रोड का, नेचर इलेक्ट्रोलाइट का,
कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की और जो करंट जा रहा है उसका भी इंपॉर्टेंस इसमें है। इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो छोटी सी बात और करनी थी आपसे। जिन मेटल्स का एसआरपी नेगेटिव है, जिन मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, जब वो एक्वस सॉल्यूशन होंगे, जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होंगे तब वो डिस्चार्ज नहीं होते। क्यों? बात को दिमाग में सेट कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं आपको कनेक्ट करके दे रहा हूं बात को। यहां देखो भाई, जब भी कभी आपके पास H प्लस हो, जब आपके पास Na प्लस हो, दोनों में दौड़ चलेगी, दोनों को एक कैथोड की तरफ जाना है। इसका 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका -2.71 है। बस आप अगर मेरे से बात कर लोगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। बता सकते हो इसमें से रिएक्टिव मेटल कौन, रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? सोडियम। 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 क्लियर। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? सोडियम। कौन सोडियम। इजिली ऑक्सीडाइज होएगा? सोडियम। तो भाई पहले से ऑक्सीडाइज ही पड़ा हुआ है। वापिस सुनो, इफ यू हैव द टू cations in one solution, then which will discharge first? जिसका E नोट, जिसका SRP प्लस है और जिसका SRP माइनस है, कंपटीशन के अंदर वो माइनस वाले डिस्चार्ज ही नहीं होंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जिसका ई नोट माइनस 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 मतलब रिएक्टिव, रिएक्टिव रिएक्टिव रिएक्टिव। रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, रिड्यूसिंग एजेंट मीन इटसेल्फ ऑक्सीडाइजेस, तो पढ़ा है ना ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। Na प्लस इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ Na। तो ये जाके डिस्चार्ज क्यों होंगे? अपनी टेंडेंसी के अकॉर्डिंगली तो बिहेव कर चुका ना ये। Na प्लस में कन्वर्ट होके अपनी टेंडेंसी के अकॉर्डिंगली तो बिहेव कर चुका ना। Na प्लस में कन्वर्ट होकर अपनी टेंडेंसी के अकॉर्डिंगली बिहेव कर चुका। अब फर्दर बिहेवियर क्यों करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसकी जगह पर कौन डिस्चार्ज होएगा जाकर? H, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस पेज का कंक्लूजन क्या समझ में आता है? इलेक्ट्रोड भी, इलेक्ट्रोलाइट भी, कंसंट्रेशन भी, ओवर वोल्टेज भी इलेक्ट्रोलाइसिस को अफेक्ट कर रहा है। और कहीं कंपटीशन चल रहा हो तो जिनके भी एसआरपी माइनस है वो कभी भी डिस्चार्ज नहीं होंगे, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब एग्जाम्पल से समझा देता हूं। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। यस सर। चलो जी। और किसी एनाइंस की डिस्चार्जिंग करानी हो तो ये कोड याद कर लेना भाई, SNO-CBI, सल्फेट नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। सल्फेट नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, SNO-CBI। सल्फेट नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। अभी एग्जांपल में देता हूं मैं आपको। नाउ स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। पहला मोल्टन NaCl, पिघला हुआ NaCl। तो भाई एक कैटायन है, एक एनायन है, और इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम लेके चल रहे हो। मोल्टन NaCl, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, एक कैटायन एक एनायन, कैथोड एनोड। तो भाई कैथोड पे कैटायन गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो गया। क्लोराइड एनोड पे गया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन में कन्वर्ट होकर सेकेंडरी चेंज Cl2 बाहर हो गया। मैंने बच्चों को कहा इसकी जगह अगर कैल्शियम क्लोराइड लेना हो, मोल्टन पिघला हुआ, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 मोल कैल्शियम और 1 मोल क्लोरीन रिलीज हो जाएगा। कैटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे। ये कहां जा रहा है? कैथोड पे। और ये भाई साहब कहां जाके रिलीज हो रहे हैं? एनोड पे। आप इस पे 30 सेकंड लगा सकते हो। मोल्टन है, पिघला हुआ है, कोई कंपटीशन नहीं है। सर इसका क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या व्हाट रिलीज हैपेंस? हाँ जी एग्जैक्ट, तुमने सही बिल्कुल सोच लिया है। ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल विल बी डिस्चार्ज ऑन द कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली, क्लियर, ऑन द
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। तो मोल्टन था, कंपटीशन था नहीं, एक तरफ Na एक तरफ क्लोरीन, बात खत्म। यहाँ कई बार बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर आप तो कह रहे थे, मैंने कहा क्या कह रहा था जी, कहते जब आप कह रहे थे जब किसी का इलेक्ट्रोपोटेंशियल नेगेटिव हो ना वो डिस्चार्ज नहीं होता, मैंने कहा कॉम्पिटिटिव होने पर, अदरवाइज नहीं। तो मोल्टन है पिघला हुआ है, कॉम्पिटिशन है ही नहीं, एक Na एक Cl है, जा जाके अपनी अपनी साइड्स पे जाके रिलीज हो जाएंगे। ओके सर। और जब कंपटीशन हो ना तो जिसका एक्टिविटी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो टिक जाएगा, वो ऑलरेडी कैटायनिक फॉर्म में आ चुका है। जैसे ये रहा आपके पास सेकंड एग्जांपल, क्लियर। इसके जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं सारे बोर्ड पे मैं हाईलाइट करूंगा। NaCl एक्वस उठाया, बिल्कुल उठाया। चैप्टर का नाम था आयनिक इक्विलिब्रियम। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, ये भाई साहब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट है, तो इनकी पीएच बाय डिफॉल्ट 7 है, न्यूट्रल है। एक्वस पानी में घुला हुआ है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेना है, तो इलेक्ट्रोड तो कभी पंगेबाजी लेगा नहीं, इलेक्ट्रोड तो कभी पंगेबाजी लेगा नहीं, मतलब इसने पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करना। अच्छा जी, अब केटायन 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 कैथोड पे गया, दो केटायन थे, कौन गया? अब आप सारे समझदार हो, जिसका जीरो था जिसका माइनस था, माइनस रिमेन्स इन सॉल्यूशन। कई बार बुक कैसे लिखती है, सोडियम प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, तो मैं समझ लेता हूं जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है उसकी डिस्चार्जिंग नहीं होगी। और फिर आपको दूसरे तरीके से बताया, अगर कंपटीशन चल रहा हो H प्लस और Na में, तो वो डिस्चार्ज होएगा जिसका ई नोट जीरो या प्लस में हो। माइनस वाले सॉल्यूशन में आराम से सोए रहते हैं, उनको डिस्चार्ज होना ही नहीं है। अब H गया, इलेक्ट्रॉन खाया, ऑक्सीडेशन हुआ और जाकर केटायन कैथोड रिडक्शन हुआ, सॉरी, और हाइड्रोजन रिलीज हो गया। एनायन SNO-CBI काम कर लेगी, दो एनायन है, क्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है। क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया ऑक्सीडेशन एनोड पे, सेकेंडरी चेंज हाफ क्लोरीन बाहर हो गया, प्राइमरी चेंज इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, सेकेंडरी चेंज कंपाउंड फॉर्मेशन। और Na प्लस और OH सॉल्यूशन में बच गए। आप शुरू करके आए थे न्यूट्रल सॉल्यूशन से, आपने शुरू किया था न्यूट्रल सॉल्यूशन से, और अब आपका सॉल्यूशन बेसिक हो चुका है, बेसिक हो गया। क्लियर है? तो इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है एक, पहले ध्यान से सुनो, और तुम ज्यादा एक्सपर्ट बन सकते हो क्योंकि तुमने इक्विलिब्रियम भी कर रखा है, मोल भी कर रखा है, सॉल्यूशन भी कर रखा है। जिस दिन कभी मौका मिले, क्लियर, 3 घंटे लगाना, एक एक घंटा तीनों चैप्टर को देकर, मानो आपको लगता है, वैसे इस राउंड में तो मिलेगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैसे ही हैवी चैप्टर चल रहा है पहले ही। टेस्ट होने के बाद कई बार बंदा फ्री फील करता है, क्लियर, वो फ्री फील हम करेंगे पेपर होने के बाद। आप कभी फील मत करना कि आप फ्री हो गए हो, तब आप 1 घंटा मोल, 1 घंटा सॉल्यूशन, और 1 घंटे में इक्विलिब्रियम वगैरह का कुछ रिवीजन कर सकते हो, वो केमिकल वाला नहीं, आयनिक वाला पार्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप परफेक्टली चैप्टर को समझ पाओगे। अब हुआ क्या, 1 मोल NaCl है, मान लो, क्वेश्चन बता रहा हूं क्या आ सकता है, एक क्वेश्चन तो समझ में आ गया, वही क्वालिटेटिव वाला, व्हेन वी गो फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, व्हाट टाइप ऑफ the substances will be released on the cathode anode। आपने कहा जी NaH, Na जाएगा नहीं, H जाएगा, हाइड्रोजन, OH, Cl, SNO-CBI, OH रह गया, Cl क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्यूशन फाइनली क्या हो गया, बेसिक। अब क्वेश्चन डाला, अगर 1 मोल NaCl को 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फेराडेज का चार्ज, 1 फेराडे चार्ज पास करवा दे, तो क्या क्या बना? आपने कहा 1 मोल NaOH बना, हाफ मोल क्लोरीन बना, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बना। ये दोनों तो गैस से रिलीज हो गई। तो अगर 1 m है तो 1 m ही NaOH है। वो बोलेगा पीएच निकालो, आपने कहा तो बड़ा आसान काम दे दिया आपने। सॉल्यूशन कितना था, 1 लीटर, 1 मोल NaOH बन गया, तो बन गया ना 1 मोल पर लीटर। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ये तो OH है, तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH, तो माइनस log 1, पीओएच क्या आ गई 0, POH और पीएच क्या आ गई 14। ओए समझ गए बात को? यस सर। यस सर। अगर मेरे पास ये सॉल्यूशन 200 मिलीलीटर और 0.5 m होता, तो मैंने कहा जी NaCl है, कहते हाँ जी, तो उतना ही तुम्हारे पास कौन बन जाता, NaOH बन जाता।
अब 200 इंटू 0.5 का मतलब क्या हुआ? इट इज 100 ml मोल बाय 1000 0.1 मोलर. नाउ गो फॉर पीओएच माइनस लोग 0.1, पीओएच 1 आ गई, पीएच 13 आ गई. जैसा क्वेश्चन वैसी डीलिंग. तभी तो मैंने कहा था तुम लोग इसमें ज्यादा अच्छा कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा है तुम्हारा. तीन चार टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए. प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, कौन कैथोड पे गया, कौन एनोड पे गया, कैथोड पे रिडक्शन हुआ, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नेचर बेसिक हो गया है. और अब वो पीएच भी पूछ ले, पीएच भी पूछ ले तो आराम से करना. बोले जी NaCl के आप बता दो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बस उतनी NaOH की होती है और हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे. यस सर. तीसरे नंबर पे जाकर NaCl वेरी डाइल्यूट. और जहां भी कभी बच्चे वेरी डाइल्यूट ऐसी टर्म लिख रखी हो ना तो घबराया मत करो, समझ लो वाटर है, बस पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो. वेरी डाइल्यूट का मतलब ही पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो. देख लें जी. NaCl एक्वस, हाँ जी. कीटाइन कितने? 2. एक का नाम H+, एक का नाम Na+. एनायन कौन? 2. हाइड्रोक्साइड क्लोराइड. बट वेरी डाइल्यूट है तो हाइड्रोक्साइड इज वेरी वेरी रिच इन द क्वांटिटी. और पीछे अगर आप मेरे साथ थे तो मैंने आपको बताया था क्या कि कॉन्सेंट्रेशन भी इलेक्ट्रोलाइसिस को अफेक्ट करती है. तो अब कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट कर रही है? हाँ बिल्कुल कर रही है. आपने वेरी डाइल्यूट लिया तो OH बहुत ज्यादा है, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी अमाउंट ज्यादा है, दैट विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट. तो ये हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होकर क्या रिलीज कर गया? ऑक्सीजन. मैं तो आपको पहले ही कह रहा था कि NaCl वेरी डाइल्यूट का मतलब है तुम पानी इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो, और H2SO4 वेरी डाइल्यूट का मतलब या डाइल्यूट का मतलब भी तुम पानी इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो, वाटर इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो, नथिंग एल्स. यस सर. यस सर. तो कीटायन है H+, कीटायन है Na भाई साहब सोल्यूशन में रह गए. क्लियर. और H हाइड्रोजन के फॉर्म में रिलीज हो गया, OH ज्यादा होने से रिलीज हो गए, और ऑक्सीजन रिलीज हो गया, और सॉल्यूशन में NaCl बच गया. उससे NaCl पहले था, NaCl अब है. हमें क्या फर्क पड़ा उससे? पानी इलेक्ट्रोलाइज हो गया. अगर मैंने बच्चों को इसमें बात करनी चाहिए तो पता क्या मिला, ध्यान से देखना. अगर आप यहाँ 2 फैराडेज यूज कर रहे हो तो पूरा H2, और यहाँ 2 फैराडेज यूज कर रहे हो तो हाफ H2. तो बच्चों को अगर रेडॉक्स चैप्टर पता है, वो तो तुम्हें पता ही है ऑलरेडी. यहाँ क्या था जी? +1 × 2. यहाँ कौन है? -2. यहाँ कौन है? 0. यहाँ कौन है? 0. कितने का चेंज हुआ? 2 का 2 फैराडेज. यहाँ कितने का चेंज हुआ? 2 का 2 फैराडेज. तो मैंने यही तो काम किया है कि अगर मैं NaCl वेरी डाइल्यूट में 2 फैराडेज चार्ज फ्लो कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या कैथोड एनोड पे मिलेगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन. यस सर. इसमें मैं कोई न्यूमेरिकल नहीं बना सकता, ज्यादा ये बना सकता हूं कि 2 फैराडेज से कितने मोल गैसेज आ रही हैं. 1 फैराडेज से यूनिटरी से कर लूंगा, नहीं तो मुझे एक और भी तरीका पता है. तुम ज्यादा स्मार्ट हो, IIT/NF. 2 फैराडेज दे दी ना उसने. यस सर. बस n फैक्टर पता होना चाहिए, मोल पता चल जाएंगे हमें. और अगर हाइड्रोजन का 1 मोल है तो ऑक्सीजन का साफ साफ है, थोड़ा सा अक्ल लगाओ. हाइड्रोजन का 1 मोल है तो ऑक्सीजन का पक्का हाफ मोल है. हाइड्रोजन का अगर 2 मोल है तो ऑक्सीजन का 1 मोल है. इसका 3 मोल आ रहा है तो इसका 1.5 आ रहा है. ये तो तुम्हें खुद ही पता चल रहा है देख देख के. IIT/NF भी हमारे पास, तो यूनिटरी क्यों लगाए? वैसे यूनिटरी ज्यादा आसान होते हैं, अगर समझ में आए तो यूनिटरी ज्यादा आसान होते हैं. लो जी, चौथे नंबर पे आ गए. NaCl एक्वस है लेकिन हम मरकरी यूज कर रहे हो, मरकरी. और आप बच्चे स्मार्ट हो, आपको पता है मरकरी 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 बनाता है अमलगम विद सोडियम. जिस दिन हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे उस दिन इसका रिवीजन करेंगे. कुछ बच्चों को पता भी है, सोडियम फॉर्म्स द अमलगम 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 विद मरकरी. अलोइज होते हैं बच्चे ये, और लाइटर मेटल का टेंडेंसी होता है. आयरन थोड़ी बना लेगा अमलगम कभी. अमलगम कौन बनाएगा? जिसका डेंसिटी बाय डिफॉल्ट कम हो.
जिसका डेंसिटी बाय डिफॉल्ट कम हो। समझ में आई बात? Yes, तो sir. अब Yes, sir. यहां लिखा है लाइटर मेटल्स कैन फॉर्म द सोडियम मर्करी, मतलब अमलकम्स, अलोय बोलते हैं इसको। क्लियर है? अब मेरे पास केटायन कौन है? कहते जी H और Na, और एनायन कौन है? OH और क्लोराइड, और NaCl एक्वस था, हाइड्रोक्साइड ज्यादा थे नहीं, तो हमारा SNO-CBI लग गया। पहले कौन रिलीज हो गया? क्लोराइड, क्लोरीन रिलीज। हाँ, अब लड़ाई शुरू हुई HNA। एच जाएगा क्या? नहीं जाएगा। मैंने कहा जाना तो एच को चाहिए रूल के अकॉर्डिंगली, लेकिन सामने रिएक्ट अलोए बनने की वजह से सोडियम जाकर डिस्चार्ज हो गया। और पक्का एक ना दिन इसी बोर्ड पे हम पढ़ रहे होंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कास्टनर कैलनर सेल, जहां मैं NaOH बनाता हूं NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से यूजिंग द मर्करी इलेक्ट्रोड्स। एस ब्लॉक एलिमेंट, कास्टनर कैलनर सेल, वहां मैं NaOH बना रहा होता हूं NaOH के एक्वा सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो मैं अब उल्टा लेके चलता हूं। अब फोर्थ नंबर पहले पढ़ो, पांचवा छठा बाद में पढ़ते हैं, फोर्थ जल्दी से पढ़ो, फोर्थ नंबर। अब आपकी ड्यूटी शुरू हो गई है भाई। फोर्थ नंबर पढ़ो, NaCl aqueous यूजिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। Yes, sir. Yes, sir. अब थर्ड नंबर पढ़ो जल्दी से। NaCl वेरी डाइल्यूट, जैसे ही वेरी डाइल्यूट आए खट से बोलो पानी इलेक्ट्रोलाइज कर रहा है ये H2O2, बस बात खत्म। अब इतना टाइम थोड़ी लगाएंगे हर एक चीज पे, तुम्हें भी क्विकली आंसर दे। H2 NaCl वेरी डाइल्यूट, ओके, पानी को इलेक्ट्रोलाइज करो H2O2 यूजिंग मर्करी इलेक्ट्रोड्स। Yes, sir. अब देखो NaCl aqueous, ये इंटरेस्टिंग है। हेलो। हाँ जी सर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल। हाँ जी भाई, गड्डी मंगी होनी तुसी आना है सर, 11 बजे आ जाओ। कितने आना जी? 300 नंबर 4 फेज मान ली। 4 फेज मोहाली। 300 कितना जी? 300 नंबर कोठी है जी पूरी 300। अच्छा, 300 नंबर है, 4 फेज मोहाली से। ठीक है जी। ठीक है, केड़ी क्रिस्टा मंगी है? हाँ जी क्रिस्टा जी। ठीक। हाँ भाई, ओए कहाँ चले गए? Yes, sir. हो गया। छेती छेती इसको देख लो, ये तो दुनिया का सबसे इजी काम था। NaCl मोल्टन, कोई कंपटीशन नहीं है। मतलब एग्जाम में sir. अकेले ही बैठे हो और आप ही डॉक्टर हो, पहली रैंक भी आप ही की है। कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छी। हाँ, आनी भी चाहिए ना। और ये फीलिंग आएगी रिजल्ट वाले दिन, देखना। पेपर वाले दिन ही आ जाएगी, शाम को की चेक कर लेंगे। Yes, sir. क्योंकि इतने अच्छे बच्चों के साथ भगवान भी कभी इनजस्टिस नहीं करता ना। उसको पता है अच्छे बच्चे हैं, इनका सिलेक्शन तो होना ही चाहिए। चलो जी, इन चारों के बाद हम चलते हैं इस पांचवें नंबर पे। ध्यान से सुनना, बस थोड़ा सा दिमाग अब तैयार रखो, दिमाग को तैयार रखो। जिसका प्लस है वो डिस्चार्ज होएगा। जीरो और प्लस है तो प्लस वाला, जीरो और माइनस है तो जीरो वाला, और माइनस वाले तो सरेंडर कर दो जी, ये नहीं जाने वाले, सरेंडर कर दो, प्योरली सरेंडर कर दो, नहीं जाने वाले। नाउ लिसन केयरफुली। कॉपर सल्फेट एक्वस है, हाँ जी है। कॉपर H प्लस है, हाँ जी है। हाइड्रोक्साइड सल्फेट है, बिल्कुल है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, बिल्कुल है। तो इन दोनों में से किसकी टर्न लगेगी? कॉपर की, कॉपर डिपॉजिट। इन दोनों में से SNO-CBI, किसकी टर्न लगेगी? हाइड्रोक्साइड की, ऑक्सीजन रिलीज। कौन सॉल्यूशन में रह गया? H और सल्फेट। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? एसिडिक। Acidic. और वैसे भी कोई ज्यादा न्यूट्रल नहीं पड़ा हुआ था, एसिडिक था पहले भी, अब थोड़ा एसिडिटी बढ़ गई है इसकी बस। मैंने फास्ट करवाया इसको जानबूझकर, क्योंकि अब हमें आदत पड़ गई है कि किसको डिस्चार्ज पहले होना चाहिए और कहां होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। अब मैंने आपको ये दिया खुद करने के लिए, छठा वाला 6 नंबर। इसको 2 लाइनों में समेट दिया।
AgNO3 है, एक्वस है, लड़ाई शुरू हो गई सिल्वर में और एच में। हु विल बी द विनर? सिल्वर, बिकॉज सिल्वर का ई नोट प्लस है, सिल्वर विल गिव द Ag प्लस विल गिव द Ag, एंड उसके बाद SNO3 तो हाइड्रोक्साइड सल्फेट, हाइड्रोक्साइड सल्फेट, हाइड्रोक्साइड विल बी डिस्चार्ज एंड ऑक्सीजन मिल जानी है आपको। यस सर। ठीक है जी, लो भाई। अब एक साफ लिखा, कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको बताना पड़ता है, कई ये 6 करने के बाद कई बार दिक्कत आने लगती है बच्चों को। ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलाइसिस इन एक्वा सॉल्यूशन यूजिंग द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ऑफ केटायन एसआरपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका एसआरपी जितना ज्यादा है उतनी डिस्चार्जिंग है, और साफ लिखा हुआ है कि जिनका माइनस एसआरपी है वो डिस्चार्ज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, उनके डिस्चार्ज करने की कोई टेंडेंसी नहीं होगी अगर कॉम्पिटिटिव हो। और ये बात आप ढेरों बार सुन चुके हो मेरे से। अब मैं H2SO4 दे रहा हूं आपको डाइल्यूट, और यहां दे रहा हूं, इसको यूं कर लेते हैं, मैंने थोड़ा सा बदला था यहां, H2SO4 कॉन्सेंट्रेट और H2SO4 डाइल्यूट, H2SO4 कॉन्सेंट्रेट और H2SO4 डाइल्यूट, बस। और मैंने आपको पहले बोला जब भी आपको लिखे डाइल्यूट तो समझ जाना पानी को इलेक्ट्रोलाइज कर रहा है वो, इज जस्ट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। 8वां वाले की बात कर रहा हूं, 8th नंबर। 2 केटायन दोनों H है, एनायन SNO-CBI वाला हाइड्रोक्साइड H2O से 2 फेराडे H2 हाफ O2। 8वें वाले को देखना है, 7वां वाला मैं समझाता हूं अभी आपको, और ये 7वां वाला तो मुझे कई बार समझाना पड़ेगा आपको। चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन, वहां है H2O2, और H2O2 में भी मैं H2O2 को बनाने के लिए H2SO4 कॉन्सेंट्रेट को इलेक्ट्रोलाइज करता हूं। अब पहले 8th वाले पे यस और नो में जवाब दो कि 8th वाला आपको समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। अब मैं 7th वाले पे चल रहा हूं, H2SO4 कॉन्सेंट्रेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहा हूं, मेरे साथ रहना। यहां केटायन हाँ जी है, यहां एनायन सल्फेट हाइड्रोक्साइड। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, जिस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन इज इंक्रीजेस, अगर किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो वो डिस्चार्ज होने लगता है, जैसे NaCl वेरी डाइल्यूट में हुआ था। तो अब किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? सल्फेट की। क्यों ज्यादा है भाई? कॉन्सेंट्रेट में OH है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। तो यहां अब हुआ क्या, एक तरफ तो जाके H2 हाफ H2 रिलीज हो गई, अब दूसरी तरफ क्या हुआ, मेरे साथ टिके रहना पड़ेगा आपको। ये 2 सल्फेट है, ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ये परोक्सी डाइसल्फेट है, चैप्टर का नाम रेडोक्स, परोक्सी डाइसल्फेट है ये, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। बच्चे कहते हैं +6 का +6 में कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन थोड़ी होता है, आप तो बोलते हो केटायन के थोड़े पे जाएगा वहां रिडक्शन होएगा, केटायन के थोड़े पे जाएगा वहां रिडक्शन होएगा, क्लियर। और एनायन एनोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा वहां ऑक्सीडेशन होएगा। सर यहां तो आप फंस गए, +6 का +6 है, तो शायद बच्चों को ये समझाने के लिए मैंने क्या बोला, यहां मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहां इन्हीं ने एक ये यूनिट बनाकर परोक्सी डाइसल्फेट यूनिट बनाकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और जहां इलेक्ट्रॉन लूज हुए बच्चे, उस पूरे प्रोसेस में क्या हो गया, डी इलेक्ट्रोनेशन, मतलब ऑक्सीडेशन। फंसाएगा आपको, तभी कह रहा हूं इस पे मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। H2SO4 कॉन्सेंट्रेट, ओके, H+ डन, सल्फेट हाइड्रोक्साइड कौन गया यार, ज्यादा कौन है, सल्फेट, चलो भी डिस्चार्ज हुआ, जाकर उसने क्या बनाया, परोक्सी डाइसल्फेट। क्या ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है? कहते हैं एनायन एनोड, वहां तो हमेशा ऑक्सीडेशन ही होएगा, पर ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम पड़ा है, आपने कहा टेंशन ना लो, डी इलेक्ट्रोनेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकले हैं। और ये H2S2O8 बनने के बाद 2 बार हाइड्रोलाइसिस करो तो तुम्हारे पास बन के आएगी H2O2। सर इस केस में क्यों इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं? बच्चे देखो ना, हाउ मेनी, गोली मारो इसको, इधर आ जाओ, ये सल्फेट है बच्चे, ठीक है। यस सर। इसको अगर आपने S2O8-2 में अगर ये कन्वर्ट हुआ है, चलो इस पे मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं और तरीके से समझाता हूं आपको। ये लिखा मैंने, ठीक है, ये लिखा मैंने, अब इसको ना डाइमराइज होना है, तो ये भाई साहब ना परोक्सी बॉन्ड बनाते हैं,
अब तुम ना इमीडिएटली बात को समझ जाओगी। सुनना, ये पूरा पार्ट सेफ है, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, ये पूरा पार्ट सेफ है, ये वाले दोनों एंड सेफ है, हाँ है। डबल किया तो ये पूरा पार्ट फिर सेफ है, ये वाला पार्ट भी सेफ है। अब इनके साथ क्या होगी, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये अपने आप को किसमें बदल गया? डायमर बन हाँ, टाइमर बनाने से पहले इसकी हालत क्या थी, उसकी तरफ ध्यान देना है। 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे आ गया, और ऐसे दो 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, ऐसे दो 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, तो पेरोक्साइड बॉन्ड बनेगा। यस सर। तो जब Yes, sir. 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आया है, तभी तो बनेगा 2 सल्फेट चेंज टू H2O 8-2। यस पक्का समझ में आया क्या? यस सर। चलो अच्छी बात है। तो नाउ कॉपर सल्फेट एक्वस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, कॉपर सल्फेट एक्वस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, यानी इलेक्ट्रोड के नेचर पे भी इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड करता है। कॉपर सल्फेट एक्वस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, अब कॉपर तो खुद एक्टिव है, कॉपर तो खुद एक्टिव है, तो कैटायन कॉपर है, H है, एनायन सल्फेट और हाइड्रोक्साइड है। शायद आपने कभी 12वीं क्लास में मेटलर्जी चैप्टर में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ी हो, आई डोंट नो, हो सकता है पढ़ी हो। वहां एनोड मड इकट्ठा होता है, Yes, sir. और तब Yes, हमारा sir. एनोड इम्प्योर होता है उस जगह पे, हमारा एनोड इम्प्योर होता है उस जगह पे, और हमारा जो कैथोड है वो भाई साहब प्योर होते हैं। और वहां इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट का यूज करते हो, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट का यूज करते हो, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट का यूज करते हो। एग्जैक्ट क्या हो रहा होता है, मेरे साथ टिकना पड़ेगा आपको। ऑक्सीडेशन कहां होता है बच्चे, आप शायद सबकॉन्शियस माइंड में चला गया एनोड पे। ऑक्सीडेशन में क्या होएगा, कॉपर चेंज टू कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये है एनोड। ये खुद 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 पार्टिसिपेट कर रहा है और सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, और सॉल्यूशन से ये प्लस है, मेरी गलती, ये माइनस है, एनोड जाके डिपॉजिट हो रहा है, डिसॉल्व डिपॉजिट डिसॉल्व डिपॉजिट डिसॉल्व डिपॉजिट डिसॉल्व डिपॉजिट डिसॉल्व डिपॉजिट, धीरे 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 ये सारा के सारा डिसॉल्व हो गया, इसका ये मड यहां निकल आया इम्प्योरिटीज, और सारा के सारा जो प्योर कॉपर था वो जाकर कैटायन कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। आप कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज करोगे, जब आप कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो कॉपर ही ऑक्सीडाइज होएगा और कॉपर ही रिड्यूस होएगा। यहां एनायन जाकर डिपॉजिट रिलीज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि खुद एनोड डिसॉल्व होना शुरू हो गया है, तो अब वो सपोर्ट नहीं करेगा किसी के अपने अपने सरफेस पे ऑक्सीडेशन को, वो खुद ही ऑक्सीडाइज होएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप मुझे पीछे ले जाने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको पीछे ले जाकर एक बात बड़ी सिंपल वे में समझाता हूं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, वन नॉन एक्टिव इनर्ट, बट जो एक्टिव है बड़ा सिंपल, वही लिख देना, इट विल पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन एनोड, इट विल पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन एनोड, इट विल पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन एनोड। तो भाई कॉपर सल्फेट एक्वस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कॉपर खुद ऑक्सीडाइज होने लग गया, तो एक रिएक्शन कॉपर का रिडक्शन, दूसरा कॉपर का ऑक्सीडेशन, एनायन वेनायन कोई भी जाकर डिस्चार्ज नहीं होंगे। और इस पर बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट हैपेंस और व्हाट टाइप ऑफ substance releases during the electrolysis of aqueous copper sulfate using copper electrode। तो बोलना भाई एनोड पे कुछ भी रिलीज नहीं हो रहा, एनोड खुद डिसॉल्व हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। आपकी सबसे बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर पता है क्या होएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये सबसे खतरनाक सपोर्टिंग फैक्टर होएगा। लगता है सब साफ हो गया मामला। कैसे No, sir. पहले अच्छा था जब कुछ नहीं आता था, अब तो आने लग गया तो दिमाग खराब हो गया। ये बात समझ में आई आपको?
यस अगर सर। मैं AgNO3 एक्वस सिल्वर के इलेक्ट्रोड ले लूं तो सोच के बताओ क्या होएगा। AgNO3 एक्वस यूजिंग द मर्करी इलेक्ट्रोड्स, तो क्या होएगा? इलेक्ट्रोड्स। एक एक लाइन की रिएक्शन है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कैथोड पे इसी का रिडक्शन हो जाएगा, सिंपल। सर इसमें इलेक्ट्रॉन कौन सा लिया था? हाँ जी, Ag इलेक्ट्रोड, Ag एक्टिव, जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है उसी के इलेक्ट्रोड ले लिए, जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है उसी के इलेक्ट्रोड ले लिए। हाँ जी यस तो सर। पक्का जिसके इलेक्ट्रोड लिए वो तो एक्टिव है तो पक्का उसका ऑक्सीडेशन उसी पे रिडक्शन होना है। वर्डिंग सुनना, उसका खुद का ऑक्सीडेशन उस पे रिडक्शन। तो कैथोड का ऑक्सीडेशन एनोड, और जब उस पे रिडक्शन होएगा तो वो सॉल्यूशन से सिल्वर जाके डिपॉजिट हो जाएगा उस पर। लो जी, इस चैप्टर का इलेक्ट्रोलाइसिस का लास्ट एंड फाइनल डिस्कशन ध्यान से सुनना। वो है हमारे एल्केन चैप्टर का कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, और मेरे पास एग्जैक्ट क्लास के बचे हुए हैं 15 मिनट्स, 16 एग्जैक्ट। सुनो भाई, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस की फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स है। सोडियम एल्केनोएट इसमें टारगेट रहेगा, कीटायन Na है, H है, और जब कंपटीशन हो, बार बार एक बात बोल रहा हूं, तो जिसका भी नेगेटिव इनोट हो उसको बोलो भाई साहब आप यहीं टिको, Na डिस्चार्ज नहीं होएगा, हाइड्रोजन डिस्चार्ज होएगा। 2 फेराडे से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 मोल इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन रिलीज हो गया कैथोड पर। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, सोडियम एल्केनोएट, कीटायन NaH, एनायन OHN एसीटेट। अब NaH में से जिसका इनोट नेगेटिव हो, भाई साहब कहते हैं मैं आराम में हूं, कोई और जाओ, मैं तो बैठा हूं आराम से, तो Na रह गया सॉल्यूशन में, H जाकर हाइड्रोजन बना गया एनोड पे, यस सर। एनायन गया एनोड पे, एनायन। अब लड़ाई हुई, आपने एसीटेट का नाम तो लिया ही नहीं था, अब मुझे एसीटेट का नेम लेना है कि ओवर वोल्टेज की बात में फिर पीछे चलूंगा आपके साथ, और वहां मैंने आपको बताया था कि अगर हाइड्रोक्साइड को रिलीज करवाना है तो हाइड्रोक्साइड को ओवर वोल्टेज चाहिए होता है। मान लो कहीं एक जगह पे ना फॉर्म भरने की फीस 100 रुपीज है और तुम 100 भरते हो, फीस भरी नहीं जा रही, फॉर्म भरा नहीं जा रहा, सॉरी, तो आप क्या करोगे? वो कहेगा जी एक्स्ट्रा बीच का मुझे अपना कमीशन दो 10 रुपए का, वो 10 रुपए उसका ओवर वोल्टेज है। वोल्टेज तो तुमने लगा दिया था 100 रुपए, फॉर्म पे भी लिखा है 100 रुपए, लेकिन जो फॉर्म भरवाने वाला बंदा है वो ऊपर 10 रुपए मांग रहा है तुमसे, तो वो उसका ओवर वोल्टेज है फॉर्म को आगे भेजने के लिए। तो हाइड्रोक्साइड को जितना वोल्टेज आप दोगे, हाइड्रोक्साइड को उससे डिस्चार्ज होएगा नहीं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब सोचो कि दोनों को जब बराबर वोल्टेज दिया, हाइड्रोक्साइड कहता है मैं नहीं जाता, मैंने कहा फिर कौन जाएगा? कहते जिसको भेजना है, बचा कौन? एसीटेट। यस सर। एनोड पे एसीटेट गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 9 एनोड, ऑक्सीडेशन ही होना था, 2 फेराडेज चार्ज फ्लो किया, 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फेराडेज, वहां जाकर इसका फ्री रेडिकल बना। और अगर आप थोड़ा सा मेरे को सुनते हो तो NaOH 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 मतलब सॉल्यूशन बेसिक बना हुआ है, और बेसिक सॉल्यूशन एसिड को निकालने का ड्राइविंग फोर्स होएगा। 2 एसीटेट, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 फेराडे चार्ज, 2 फ्री रेडिकल बन गए, 2 CO2 बाहर हो गए, 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बन गए, और ये आपस में ज्वाइन करके क्या बना गया? एल्केन। बच्चों को मैंने क्या बताया सुनो, ड्यूरिंग द कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस अगर आप 2 फेराडे चार्ज फ्लो करते हो तो 1 मोल तो आपके पास हाइड्रोजन बनती है, 3 मोल में से 2 मोल CO2, 1 मोल इथेन बनती है,
टोटल Yes, sir. 4 मोल गैसें बनती हैं, 3 टाइप ऑफ गैसें बन रही हैं, हाइड्रोजन, CO2, इथेन, और टोटल चार्ज क्या फॉलो कर रहे हो इसके अंदर, 2 फेराडेज। और सॉल्यूशन का नेचर फाइनली कैसा हो गया है, बेसिक। क्यों, ना तो OH गया ना Na गया। Yes, sir. अगर आप सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइसिस पे ध्यान दिलवाना चाहते हो, अपना खुद का रिवीजन करना चाहते हो, तो बताओ, नहीं तो फिर मैं 10-12 क्वेश्चन के लिए अपनी बुक खोलूं। सर रिवीजन करा दो। करा दो। मोल्टन NaCl, कोई कीटायन नहीं, कोई एनायन नहीं, कंपटीशन में तो एक ही कीटायन है, एक ही एनायन है। कीटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड, हाफ क्लोरीन। तो इसमें तो कोई लड़ाई झगड़ा था ही नहीं, अकेला बंदा था, अकेला ही PMT पे बैठा था, अकेले ने पेपर दिया, अकेले का सिलेक्शन हो गया, कंपटीशन तो था ही नहीं कोई। सो Na क्लोरीन, क्लोरीन रिलीज हो गया। दूसरे नंबर पे, नाउ द कंपटीशन स्टार्ट विद इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, लेकिन इलेक्ट्रोड कोई रोल नहीं कर रहा, इलेक्ट्रोड कोई रोल नहीं कर रहा। तो NaCl एक्वस न्यूट्रल सॉल्यूशन है। कीटायन 2 है, HNA। बोर्ड पे देखते रहना भाई, आंखें बंद करके मत बैठ जाना, कि तुम जैसी आंखें बंद करते हो तुम्हें नींद आ जाती है। क्लियर। कीटायन H+, Na+। क्लियर ना। लोग कहते हैं ना आंखें बंद करो, भगवान को याद करो। मैंने कहा हमारी तो आंखें बंद होना मतलब बस हो गया 7-8 घंटे का काम एक साथ ही। तो ऐसी हरकत कोई मत करें। क्लियर। ये मेडिटेशन वगैरह हमारे लिए नहीं बने हुए हैं। क्लियर। तो कीटायन एक H है, एक Na है। किसका नेगेटिव है, Na का। डिस्चार्ज होएगा नहीं तो ऑलरेडी एक्टिव है, इसको तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होना चाहिए है। H जाकर हाइड्रोजन डिस्चार्ज हो गया। एनायन, एनायन, एनायन 2 है। क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ज्यादा नहीं है, वैसे भी इसको ओवर वोल्टेज चाहिए होता है। तो SNO-CBA के अकॉर्डिंगली क्लोरीन, एनायन के फॉर्म में क्लोराइड, क्लोरीन रिलीज कर गया। फिर मैंने इसके क्वेश्चन बताए कि इनर्ट इलेक्ट्रोड लेके चल रहे हो, NaCl आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो, तो कौन कौन रिलीज हुआ। कहते जी अगर कैथोड पे पूछो तो हाइड्रोजन, एनोड पे पूछो तो क्लोरीन। क्लोरीन। ठीक है जी। Yes, sir. और कुल मिलाकर 1 मोल NaCl ने 1 मोल NaOH, हाफ मोल क्लोरीन, हाफ मोल हाइड्रोजन दिया। चाहे तो मेरे से न्यूमेरिकली IT/NF से मोल निकलवा लो, चाहे तो न्यूमेरिकली IT/NF से मोल निकलवा लो, या डायरेक्ट निकलवा लो, मेरे से कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं NaCl का वेरी डाइल्यूट होते ही HNA में तो कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, H तो जाएगा ही जाएगा, Na भाई सब आराम कर रहे हैं। Yes, sir. क्लियर ना। ऐसे याद कर लिया करो, नेगेटिव मतलब नेगेटिव टेंडेंसी फॉर डिस्चार्जिंग, भाई साहब मना कर देते हैं। मैं नेगेटिव बिहेवियर, Na नेगेटिव तो नेगेटिव बिहेवियर, मैं नहीं जाता, मैं नहीं डिस्चार्ज होता जाकर। अब उधर से SNO-CBA लगेगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का अमाउंट ही बहुत ज्यादा है, तो वो जाके रिलीज हो गया। Yes, sir. और मैं आपको एक और हिंट देकर आया था, जब वेरी डाइल्यूट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओ, वेरी डाइल्यूट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओ, तो समझो पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो। यस सर। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने आपको 4th नंबर पे भेजा NaCl एक्वस यूजिंग मरकरी। मरकरी, मरकरी तो सोडियम के साथ अमलगम बनना है, तो मरकरी जाके रिलीज हो गया। और SNO-CBA में कोई लड़ाई झगड़ा था नहीं, क्लोराइड ने जाना था, वही क्लोरीन बना रहा है। अब कॉपर सल्फेट का एक्वस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, अच्छा कौन कौन है, कॉपर है, H है, कॉपर डिस्चार्ज होएगा। सल्फेट हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड रिलीज होएगा, कोई सल्फेट तो पीछे पीछे आ रहा है SNO-CBA में। AgNO3 एक्वस तो सिल्वर और H, सिल्वर रिलीज होएगा। हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रेट, AgNO3 है, SNO, OH रिलीज होएगा। SNO-CBA हमारे काम बहुत सारे बना रहा है। अब हम H2SO4 डाइल्यूट, पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो H2O2, H2SO4 कॉन्सेंट्रेट, H2SO4 कॉन्सेंट्रेट, तो उस जगह रिलीज होएगा आपके पास मार्शल एसिड। और बच्चों ने पूछा ये इलेक्ट्रॉन रिलीज क्यों कर रहा है, तो ये पूरा फिनोमिनन बताया मैंने मैकेनिज्म के थ्रू। फिर कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो भाई कॉपर खुद अब पार्टिसिपेट करेगा, कॉपर का एनोड खुद ऑक्सीडाइज होएगा, और कैथोड पे जाके सॉल्यूशन का कॉपर रिडक्शन में जाएगा, मतलब रिड्यूस होएगा। तो 2 लाइनों से काम बनेगा आपका। ऑक्सीडेशन वाले पार्ट पे दिखा देना Ag+, AgNO3 यूज करने पर, और कॉपर कैथोड वाले भी दिखा देना Ag+ चेंज टू Ag, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, जब एक्टिव इलेक्ट्रोड हो।
फिर कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस कौन कौन है, HNA, H गया, Na रह गया। एसिटेट हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को रिश्वत चाहिए, ओवर वोल्टेज चाहिए, एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए, ये भाई साहब वैसे खिसकते ही नहीं है, तो कोई नहीं, जो खिसक सकता है वो तो जाए, वो है एल्केनोएट। गोली मारो इस बात को भी, यूं समझो कि आपके पास CH3COOH ये बना हुआ है, जो ये अच्छा कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस है, ये Yes, sir. स्ट्रॉन्ग जाके रिलीज हो गया। और फिर मैंने एक टेबल में बताया कि इस पूरे सॉल्यूशन में अगर मैं 2 फैराडे चार्ज फ्लो करूं, अगर इस पूरे सॉल्यूशन में 2 फैराडे चार्ज फ्लो करूं, तो किस किस के कितने कितने मोल, 1 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल एल्केन, टोटल 4 मोल रिलीज होते हैं, कैथोड पे 1 और एनोड पे 3 मोल। अगर अब मैं 1 मिनट चुप रहता हूं, इसको जल्दी से आप लाइन टू लाइन पढ़ लो, आपके पास टाइम है 40 सेकेंड्स का। चालीस सेकेंड कहा था, 40 मिनट नहीं कहा था। और अगर तुम फ्रीक्वेंसी चेक करो तो कम से कम मैं इसको 7 से 8 बार पढ़ा चुका हूं अब तक, पूरा बार बार बोल बोल के। और लिमिटेड से कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं। अगर वेरी डाइल्यूट हो तो हाइड्रोक्साइड जाएगा, फिर वो डिस्चार्ज पोटेंशियल की सीरीज मैटर ही नहीं करेगी। और जिसका नेगेटिव Yes, होता sir. है कंपटीशन में कभी डिस्चार्ज नहीं होता। और अगर प्लेटिनम की जगह पे एक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हो तो वो खुद एनोड बन जाते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज होने लगते हैं। ये एक नटशेल सी बात है, और तो कुछ था ही नहीं, बार बार वही रिपीट हो रहा है। ओवर वोल्टेज हाइड्रोक्साइड sir. को रिलीज नहीं होने दे रहा, ये बात है बस, और क्या है। ये हमारे पास इस चैप्टर का सेकंड पार्ट खत्म हुआ। थर्ड पार्ट में फॉर्मूले हैं सिर्फ, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट, हाँ, मोलर मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी। और वो पोर्शन खत्म हुआ तो इसका मतलब आपका चैप्टर भी डन हो गया। फिर आपके पास एक कोरोजन है और एक आपके पास है प्राइमरी सेकेंडरी सेल। यस सर। Yes, sir. तो अब हम अगले बचे हुए 5 मिनट में या तो इस कंडक्टेंस को शुरू कर लें या फिर 5 मिनट में क्वेश्चन देख लें। सर क्वेश्चन देख लो। ये देखो भी पहला क्वेश्चन, टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ Mn3O4 टू MnO4-2, ये 8/3 है, इंटू 3 है तो 8 हो गया। ये भाई साहब +6 आई थिंक, ग्रीन कलर का होता है ये वैसे, इंटू 3, 3 है ना टोटल। यस सर। तो इधर क्या हो गया भाई 8, इधर क्या हो गया 18, तो 10 फेराडेज चार्ज यहाँ नीडेड होएगा। जी सर। यस सर। यस सर। हेलो, Yes, sir. हाँ जी सर। हाँ जी सर, मैं 300 नंबर में गुरुद्वारे ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ बस बस गुरुद्वारे तो ना सर राइट हैंड मुड़ जाओ तुसी ते डेड एंड ते ना फिर राइट हैंड आ जियो। अच्छा गुरुद्वारे ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਂ से राइट हैंड मुड़ हाँ जी, तुसी गुरुद्वारे तो किधर मुंह थोड़ा गुरुद्वारे की तरफ है, गुरुद्वारे तो उल्टे साइड है। मैं जी इधरों मतलब अपने एसएस नगर प्रबंधक कमेटी कलगीधर है हाँ 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 हाँ, नहीं जितने लिखा है ना सर उधर उल्टे पास से आना है। अच्छा इधरों कलगीधर गुरु सिंह सभा अच्छा हाँ जी, हाँ पीछे। ठीक है।
बच्चे देखा क्वेश्चन अगला वाला, देखो इसको, ये देखना 3.2, ये देखना बेटा, मैं करवाऊं या कर लोगे? ओए सर 6। बोलो बोलो। 6 सर प्लस, 6। हाँ जी, +5 -6, 6 परफेक्ट यस है। सर। ये तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इसको। 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन एन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये लो जी वाटर, पहले तो इसको पूरा इसी फॉर्म में लिख लिया करो, बैलेंस फॉर्म में लिख लिया जी। यहाँ भी थोड़ी देर पहले बताया था 2 फैराडे चाहिए, 1 मोल को 2 फैराडे, अब इसको 4 फैराडेज कर दो तो सब कुछ डबल हो जाएगा। यस सर। अब आंसर दे दो। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। तुम तो मोल कॉन्सेप्ट वाले हो, तुम तो सॉल्यूशन वाले हो, तुम तो इक्विलिब्रियम वाले हो, तुम तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले भी होने वाले हो, तुम तो धीरे धीरे रिच होते जा रहे हो। थर्ड ऑप्शन से। सर थर्ड ऑप्शन। हाँ, 3 मोल बन गए इंटू 22.5। स्मार्ट बच्चे हैं। Which of the following can be obtained on electrolysis of aqueous solution with salt? Which of the following metals can be obtained? जो भी एक्टिव वाले हैं, हे महान जनता, जो भी एक्टिव वाले हैं, जिनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव नेगेटिव वाले हैं, वो सारे के सारे हट जाएंगे। जो रहेगा वो कौन है? प्लस वाला। यस सर, इसी पर हम पॉजिटिव बात वाला। कर रहे हैं। हाँ जी, 3-5 देखना। How many farads must be supplied to a cell for the electrolytic production of NaClO4? पहले ये NaClO3 लिखा, ये NaClO4 लिखा, इसका मोलिकुलर वेट 122.5 है, इसका 245 मतलब 2 मोल चाहिए आपको। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है आई थिंक, हाँ +5 है, ये +7 है। और 1 से 1 मोल पे जाना है तो 2 फैराडे चाहिए, 2 मोल से 2 मोल पे जाना है तो 4 चाहिए। बस। अब क्वेश्चन फिर पढ़ लो एक बार, ताकि ये ना लगे कि टीचर ने करवा दिया, खुद ही पढ़ा, खुद ही करा दिया, खुद ही समझ लिया। यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चे, टाइम खत्म हो गया है, अब कल बात कर लेंगे इससे आगे ना। अगले क्वेश्चन तुम कर लेना फिर। यस ओके सर।